नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी की, बात करेंगे जैव विविधता का। यह क्लास नंबर 2 है आपका। और इस क्लास 2 में हम दोस्तों टॉप 25 प्रश्न करेंगे जो आपके सिलेबस पर दिया गया है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक करिए। जैसे हमने आपको कहा था, जो सिलेबस वाइज यहाँ पे क्लासेज कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। आज की दूसरी क्लास है और इसके पहले क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक आपको दे दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जो पिछली क्लासेज भी थी, और इस क्लासेज का भी प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। तो क्या सभी लोग तैयार है 25 प्रश्न को अटेंड करने के लिए बाय जायसवाल सर? चलिए, पहला प्रश्न है स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? 10, 11, 25 या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कमेंट करना है, सभी बताइएगा। अगर आपका जवाब 25 ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जैव विविधता के जनक कौन थे? वाल्टर जी रोजेन, ईओ रियल्सन, लुईस पॉस्चर या महात्मा गांधी? सभी कमेंट कीजिए। तो जैव विविधता के जनक कौन थे? तो जैव विविधता के जो जनक कहलाते हैं वह आपके ईओ विल्सन की बात करें। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी, जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, प्रजातियों के बीच या प्रजाति के अंदर की भिन्नता को निम्न रूप में जाना जाता है: जैविक परिवर्तन के रूप में, प्रजाति विविधता के रूप में, टेक्सोनॉमिक बदलाव के रूप में, या वैश्विक बदलाव के रूप में जाना जाता है। तो प्रजातियों के बीच या प्रजाति के अंदर की भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? सभी कमेंट कीजिए। तो वह आपका हो जाता है प्रजाति विविधता। जी हाँ दोस्तों, प्रजातियों के बीच या प्रजाति के अंदर की भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? प्रजाति विविधता के रूप में जाना जाता है। जैव विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संक्षिप्त रूप है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन द्वारा 1985 में किया गया था। यह पृथ्वी पर विभिन्न समुदायों की प्रजाति की विविधता और जीवन की परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के नुकसान का कारण नहीं है? प्राकृतिक निवास स्थान का विनाश, विदेशी प्रजातियों द्वारा आक्रमण, जानवरों के प्राणी उद्यानों में रखना, प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दोहन। तो निम्नलिखित में से कौन आपके जैव विविधता के नुकसान का कारण नहीं? देखिए, प्राकृतिक निवास स्थान का विनाश, विदेशी प्रजातियों द्वारा आक्रमण, प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दोहन, ये तीनों जैव विविधता नुकसान के कारण हैं। लेकिन जानवरों को प्राणी उद्यानों में रखना यह कोई जैव विविधता का नुकसान का कारण नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में जैव विविधता सबसे अधिक है? दक्षिण अमेरिका, भारत, रूस, ब्राजील? सभी बताइए। अगर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, ब्राजील दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के पास स्थित है और ब्राजील के बड़े क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं जो विशाल जैव विविधता को बनाए रखते हैं। और इसमें पौधे की प्रजातियां लगभग 55,000, मीठे पानी की मछली 3,000 और स्तनधारियां 700 के सबसे अधिक संख्या पर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विलुप्त होने वाली प्रजाति, विभिन्न प्रकार के पौधे, पृथ्वी पर जीवन की विविधता, या प्रसिद्ध जीवन विज्ञानियों की आत्मकथाएं? तो इनमें से जो जैव विविधता शब्द का सबसे अच्छा हमारा वर्णन कर रहा है, कौन सा ऑप्शन कर रहा है? सभी बताइए। तो वह दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की विविधता। जैव विविधता मतलब है पृथ्वी पर जीवन की विविधता की बात करें। ऑप्शन नंबर सी की बात करें। अगला, जैव विविधता में शामिल क्या है? विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, विभिन्न प्रकार की जीव प्रजातियां, आपके सहपाठी, या उपरोक्त सभी? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। जैव विविधता में क्या शामिल है? तो जैव विविधता में जो शामिल होता है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां भी शामिल होती हैं, जीव प्रजातियां भी होती हैं, और आपके सहपाठी भी होते हैं। इसलिए उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाए। नो डाउट, आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। हम भारत को जैव संपन्न
देशों में से एक कैसे कह सकते हैं? वनस्पति और जीवों की अधिक विविधता के कारण, वनस्पति और जीवों की बहुत कम विविधता के कारण, मानव आबादी ज़्यादा होने के कारण, या ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण। तो हम भारत के जैव संपन्नता देशों में एक कह सकते हैं, और वह ऑप्शन आपका हो जाता है दोस्तों, वनस्पतियाँ और जीवों की अत्यधिक विविधता के कारण कह सकते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाए। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट या मध्य भारत? जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न जो क्षेत्र कहलाता है वह हमारा पश्चिमी घाट कहलाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिल्वीकल्चर का प्रबंधन संबंधित है नदियों से, झीलों से, पहाड़ों से, जंगल से? सभी बताइएगा। देखिए, सिल्वीकल्चर का प्रबंधन जो आपका संबंधित हो जाता है वह जंगल, या एक और आता है वानिकी। ठीक है, अगर वानिकी शब्द आए या जंगल आए, डी ऑप्शन का यहाँ पे चयन करना। सिल्वीकल्चर वन पारिस्थितिकी और प्रबंधन का विज्ञान कहलाता है। सिल्वीकल्चर के कुशल अभ्यास के लिए पारिस्थितिकी और वनस्पति शरीर क्रिया विज्ञान जिसे हम प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, कीट विज्ञान जिसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, और मृदा विज्ञान जैसे क्षेत्रों को विज्ञान की आवश्यकता होती है। और यह आर्थिक और वानिकी जैविक पहलुओं से संबंधित आपका सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन है, और जो ओरिकल्चर है सब्जी वृक्षारोपण का विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? नाले या सीवेज का पानी, वर्षा का जल, वातावरणीय प्रदूषक, या कुएं और पानी हो जाता है? तो जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? तो जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत आपका नाले, सीवेज जो होते हैं, सीवेज का पानी, नाले का पानी होता है। अगला प्रश्न है जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। दो जीवों के बीच वह संबंध जो दोनों के फायदेमंद होता है उसे निम्न से या निम्न नाम से जाना जाता है। शिकार, सहजीविता, परजीविता, या जैव विविधता के नाम से। तो दो जीवों के बीच का वह संबंध जो दोनों के फायदेमंद होता हो उसे जिस नाम से जाना जाता है वह कहलाता है सहजीविता। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, सबसे बेस्ट है आपके, अगर आप पढ़ सकते हैं, आपके पास 11th और 12 की एनसीईआरटी की अगर बुक है बायोलॉजी की तो आप इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा। 11 12 की बुक अगर पढ़ लेंगे, या अगर आप 11 12 की बुक बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही मदद होगा प्रिपरेशन में, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होती। जब बेसिक चीज़ें पता होती तो आप लोगों को जो क्वेश्चन बनता भी नहीं वो भी आप लोग सही कर पाते हैं। तो बेसिक चीज़ें सबसे बेस्ट बुक होती है एनसीईआरटी की बुक। अगला प्रश्न है, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च का एक उदाहरण है फसल की विविधता का, प्रजाति विविधता का, आनुवंशिक विविधता का, या पर इसकी तंत्र की विविधता का? तो हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च का एक उदाहरण हो जाता है, और वह हो जाता है आनुवंशिक विविधता का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, बाघ, हिरण, खरगोश, इसका एक उदाहरण कौन सा होता है? फसल की विविधता, प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता, या पर इसकी तंत्र की विविधता? तो बाघ, हिरण, खरगोश, इसका जो एक हमारा उदाहरण कहला जाता है वह कहला जाता है प्रजाति विविधता का। किसका हो जाता है? कि हमारे प्रजाति विविधता का एग्जाम्पल, उदाहरण हो जाते। अगला प्रश्न, रेगिस्तान, वन और घास के मैदान, इसका एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? फसल की विविधता का, प्रजाति विविधता का, आनुवंशिक विविधता का, या परिस्थिति तंत्र की विविधता का उदाहरण है? तो रेगिस्तान, वन और घास के मैदान, इसका एक जो हमारा उदाहरण हो जाता है वह हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता का एग्जाम्पल, उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, या सतपुड़ा की बात करें? जी हाँ,
निम्नलिखित में से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से आपका कौन सा कहलाया जाता है? और वह आपका है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघों के भंडार में से एक है और यह भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में कान्हा क्षेत्र के 2 अभयारण्य विभाजित किया गया है, एक हालन और बंजार, जो कि क्रमशः 250 और 300 किलोमीटर के लगभग क्षेत्र पर है। प्रजाति समृद्धि, स्पीसीज रिचनेस, इनमें से जो है किनकी कुल संख्या है? प्रजातियों की बहुतायत, संसाधन, विविधता या प्रजातियों के वास की? तो प्रजाति समृद्धि जो है किनकी कुल संख्या है, स्पीसीज रिचनेस की बात करेंगे तो ये आपकी हो जाती है प्रजातियों की बहुतायत। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कि एक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में जैविक समुदायों के मुख्यतः निम्न घटक शामिल होते हैं: उत्पादन की दर, जनसंख्या, बायोमास एवं वितरण, तापमान परिवर्तन की दर, प्रकाश और तापमान की बात करें। तो एक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में जैविक समुदायों के मुख्यतः जो हमारे घटक जो है शामिल होते हैं वह कौन से होते हैं? वह हो जाते हैं जनसंख्या, बायोमास एवं वितरण। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को सही कर लेना। अगला दोस्तों, किसी पारिस्थितिक तंत्र के प्रारंभिक विकास को निम्न रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? प्राथमिक उत्तराधिकार के रूप में, द्वितीयक उत्तराधिकार के रूप में, तृतीयक उत्तराधिकार के रूप में या उपरोक्त सभी के रूप में जाना जाता है। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र के प्रारंभिक विकास को किस रूप में जाना जाता है? तो यह आपके प्राथमिक उत्तराधिकार के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोरियल वन के रूप में किसे जाना जाता है? टैगो के जंगल, घने जंगल, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या मानसूनी वन की बात करें तो बोरियल वन के रूप में किसे जाना जाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। और वह आपका टैगो के जंगल। जी हाँ दोस्तों, जो टैगो के जंगल है वह बोरियल वन के रूप में भी जाने जाते हैं। इसलिए आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला, चचाई प्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? नर्मदा, बीहर, बेतवा या महानदी द्वारा बनाया गया है? देखिए दोस्तों, चचाई प्रपात जो होता है, जिस नदी द्वारा बनाया गया है वह नदी आपकी कौन सी? बीहर का जंगल आपने डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, आपने सभी पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे चचाई जो प्रपात है आपके बीहर नदी द्वारा जो है बनाया गया है, तो हम बीहर की बात करेंगे। और चचाई जो जलप्रपात है रीवा मध्य प्रदेश के पास एक बीहर नदी पर 130 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह झरना मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे ऊंचे झरने में से है और भारत में सबसे अधिक एकल बूंद वाले झरनों में से गिना जाता है, एकल बूंद वाले झरनों में से। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोगली चरित्र किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, पन्ना या बांधवगढ़? सभी बताइए। जी हाँ, आपका एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। तो मोगली चरित्र किस राष्ट्रीय उद्यान से आपका संबंधित हो जाता है? तो मोगली का चरित्र जो है आपके पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय चरित्र मोगली से जुड़ा हुआ है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और पार्क की स्थापना कब हुई है पेंच राष्ट्रीय उद्यान की? 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद कुल कार्बनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? बायोम, बायोमास, जैविक समुदाय या लिटर की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद कुल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सभी बताइए। तो उन्हीं को ही दोस्तों बायोमास कहा जाता है। जी हाँ, पारिस्थितिक तंत्र में जो मौजूद कुल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हीं को ही आपको बायोमास कहा जाता है। भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की जैव विविधता की रक्षा के लिए एक कछुआ अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, बनाया गया है। गंगा नदी की जैव विविधता की रक्षा के लिए कछुआ अभयारण्य बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? इलाहाबाद, लखनऊ, मिर्जापुर या पटना? सभी लोग बताइए। तो ये आपके इलाहाबाद। जी हाँ दोस्तों, गंगा की जैव विविधता की रक्षा के लिए कछुआ अभयारण्य कहाँ बनाया गया है? इलाहाबाद।
इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा जो मॉक क्वेश्चन के रूप में रहेगा, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल बायोडिग्रेडेबल वस्तुएं हैं? घास, फूल, एल्युमिनियम, पन्नी, घास, लकड़ी और प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक और कांच की बोतल, फूल, लकड़ी और घास की बात करें। तो सभी कमेंट कीजिएगा इस मॉक क्वेश्चन में आपका क्या कमेंट रहेगा और 25 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपके साथ जयसवाल से मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। इवनिंग में 7 PM पे आपकी पेडागोजी की लाइव क्लास होगी, तो सभी जुड़िएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।